एक राज्य में बहुत खूबसूरत राजकुमारी रहती थी। वो अभी केवल 6 साल की थी, लेकिन दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत थी। उसका नाम अर्पिता था। राजकुमारी अर्पिता की एक बहुत प्रिय सहेली थी, जिसका नाम वामिका था। वामिका उस राज्य के सबसे धनी व्यापारी की बेटी थी। उसके मम्मी पापा का महल आना जाना लगा रहता था। इसी दौरान उसकी दोस्ती राजकुमारी अर्पिता से हो गई थी। अब वो दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां बन चुकी थी। दोनों के बीच बहुत ही ज्यादा प्यार था। वो दोनों ही एक दूसरे के बहुत करीब थे। वो दोनों एक साथ खेलती थी, एक साथ खाना खाती थी, एक साथ पढ़ाई करती। वो दोनों एक दूसरे के लिए हमेशा हाजिर रहती थी। धीरे धीरे समय बीता और वो दोनों 15 साल की हो चुकी थी। एक दिन की बात है, उन दोनों के माता पिता साथ में बैठकर बातचीत कर रहे थे। तभी वहाँ पर दोनों सहेलियां आती है। तभी वहाँ मौजूद अर्पिता की माँ कहती है, तुम दोनों को देखकर तो ऐसा लगता है जैसे 2 शरीर में एक ही आत्मा हो। हम इसी तरह हमेशा साथ रहेंगे माँ। हाँ महारानी, अर्पिता बिल्कुल सही कह रही है, हम हमेशा साथ रहेंगे। अच्छा, अगर तुम दोनों को किसी से प्यार हो जाए और तुम्हारी शादी हो जाए तो? क्या कहा आपने? शादी? हाँ मेरी बच्ची, शादी। एक दिन 2 नौजवान आएंगे और तुमसे शादी करेंगे। फिर तुम्हें अपने अपने ससुराल जाकर रहना होगा। तुम दोनों एक दूसरे के बिना कैसे रहोगी? नहीं महारानी, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर शादी करने से हम दोनों अलग हो जाएंगे तो हम दोनों कभी शादी ही नहीं करेंगे। हाँ माँ, वामिका बिल्कुल सही कह रही है। ऐसा कोई नौजवान हो ही नहीं सकता जो हम दोनों को एक दूसरे से अलग करे। चलो वामिका, चलकर बगीचे में घूमते हैं। चलो। इतना कहकर वो दोनों वहाँ से चली जाती हैं। वैसे कहते हैं ना, प्यार बहुत अजीब चीज है। कब किसी कहाँ हो जाए कुछ नहीं कहा जा सकता। समय के साथ दोनों सहेलियां 20 बरस की हो जाती है और दोनों जंगल के भ्रमण पर अपने सैनिकों के साथ निकलती है। उन्हीं सैनिकों में एक सुधीर नाम का लड़का भी था, जो राजकुमारी अर्पिता से बहुत प्यार करता था। परंतु राजकुमारी अर्पिता इस बात से अनजान थी। भ्रमण करते करते उन्हें रात हो जाती है। तब राजकुमारी अर्पिता कहती है, सैनिकों, आज रात हम यहीं विश्राम करेंगे। यहीं पर तंबू बना लो। अर्पिता की बात मानकर सैनिक वहाँ पर तंबू लगाने लगते हैं और दोनों सहेलियां वहाँ खड़े होकर बातें करने लगती हैं। तभी वहाँ पर एक हाथ में गुलाब का फूल लेकर सुधीर आता है और कहता है, राजकुमारी अर्पिता, देखिए मैं आपके लिए गुलाब का फूल लाया हूँ। आपको इनकी खुशबू पसंद है ना? मैं इन्हें आपके तंबू के अंदर रख देता हूँ। इसकी खुशबू पूरे तंबू में फैल जाएगी तो आपको अच्छी नींद आएगी। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर। सुधीर को इतना कहकर अर्पिता और वामिका तंबू से थोड़ा दूर घूमने चली जाती है। तभी उन्हें अचानक से किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है। लगता है यहाँ पर कोई है। हाँ, मुझे भी ऐसा एहसास हुआ। तभी उनके सामने एक बहुत खूबसूरत दिखने वाला एक राजकुमार आता है और कहता है, आप दोनों घबराइए मत, मैं एक राजकुमार हूँ। दरअसल मैं यहाँ शिकार के लिए आया था। फिर मैंने जंगल के इस तरफ रोशनी देखी तो मुझे लगा शायद यहाँ किसी ने रात का बसेरा लिया है, इसलिए मैं यहाँ आ गया। अर्पिता ने जैसे ही उस राजकुमार को देखा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लग गया और पहली ही नजर में उसे वो बहुत पसंद आया। वो उसकी आंखों में खो गई। तभी एकदम से अर्पिता ने कहा, ओह, मैं हूँ राजकुमारी अर्पिता और ये है मेरी दोस्त वामिका। ओह, आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। उसके बाद रात बीत जाने पर दोनों उस राजकुमार को अपने राज्य लेकर आते हैं और उसकी बहुत अच्छे से खातिरदारी की जाती है। वो तीनों आपस में एक साथ बहुत खुश थे और बहुत मस्ती भी करते थे। हो ना हो, पर उन तीनों के बीच कुछ चल तो रहा था। उनके मन में एक अजीब सा एहसास था, जो सिर्फ प्यार होने पर होता है। पहली बार ऐसा हुआ था कि उन दोनों सहेलियों के बीच कोई तीसरा आ गया था। राजकुमार के प्रति प्यार दोनों सहेलियों ने अपने दिल में छुपा कर रखा हुआ था, लेकिन हर किसी के नसीब में प्यार पाना तो नहीं लिखा होता है। बहुत जल्द दर्द का एक सैलाब उनके बीच आने वाला था। एक दिन राजकुमारी अर्पिता अपने पास सिपाही सुधीर को बुलाती है
और कहती है, सुधीर, राजकुमार विनय को गोल्डन कलर का ब्रोच पसंद तो आएगा ना? ये मैंने उन्हें गिफ्ट करने के लिए खास तौर पर बनवाया है। अगर उसने दुनिया की सबसे सुंदर और अच्छी लड़की से मिले हुए तोहफे की कद्र नहीं की, फिर तो वो दुनिया का सबसे बदनसीब इंसान होगा। तुम देखना सुधीर, उसे मेरा तोहफा बहुत पसंद आएगा। सुधीर को अर्पिता की आंखों में राजकुमार विनय के लिए कहीं न कहीं प्यार दिख रहा था। ये देख उसका दिल टूट जाता है। और दूसरी तरफ जब राजकुमारी अर्पिता तोहफा लेकर विनय को देने जाती है, तो वो देखती है कि विनय के कक्ष में पहले से ही वामिका मौजूद है और वामिका ने एक बहुत खूबसूरत घड़ी तोहफे में राजकुमार विनय को दी है और उन दोनों के बीच बातें चल रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया वामिका जी, आपका ये तोहफा मुझे बहुत पसंद आया। ओह, अच्छा हुआ कि तुम्हें ये पसंद आया, वरना मैं सोच रही थी कि तुम्हें ये अच्छा लगेगा भी या नहीं। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं बहुत बदनसीब इंसान होऊंगा जो मैं दुनिया की सबसे प्यारी और खूबसूरत लड़की के तोहफे को पसंद नहीं करूंगा। ओह, तुम कितने अच्छे हो। ये सब देखकर अर्पिता का दिल पूरी तरह से टूट गया था। दुखी होकर राजकुमारी अर्पिता वहाँ से चली जाती है। इसी तरह कुछ दिन बीतते हैं और वामिका और राजकुमार का प्यार बढ़ता जा रहा था। अर्पिता के गमों से भरे दिल का उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था। एक रात विनय और वामिका अर्पिता के पास आते हैं और वामिका उससे कहती है, अर्पिता, हम बाहर जा रहे हैं, तुम भी चलो ना हमारे साथ। आज हम पूरी रात बाहर बिताएंगे और बहुत मस्ती करेंगे। तुम दोनों चले जाओ, मैं जाकर क्या करूँगी? तुम दोनों को थोड़ा समय अकेले व्यतीत करना चाहिए। तुम भी तो हमारी दोस्त हो अर्पिता। अच्छा, एक काम करो, साथ में सुधीर को ले चलते हैं, वो भी तो तुम्हारा दोस्त है ना। हाँ अर्पिता, विनय बिल्कुल सही कह रहा है, हम साथ में सुधीर को भी अपने साथ लेकर चलते हैं। अब तो तुम्हें चलना ही पड़ेगा। फिर अर्पिता, विनय, वामिका और सुधीर चारों अंधेरी रात में बाहर जंगलों में घूमने लगते हैं। वहाँ पर वामिका और विनय को एक साथ देख अर्पिता के दिल को और ज्यादा दर्द पहुँच रहा था। उसका दर्द उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। सुधीर उससे कहता है, मैं आपके दर्द को समझ सकता हूँ राजकुमारी। तुमने देखा ना सुधीर, इन्हें तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि मैं इनके साथ नहीं हूँ। मैं आपके टूटे दिल को ठीक करने के लिए क्या कर सकता हूँ राजकुमारी? कुछ नहीं, बस तुम ये मानकर चलो कि मेरा दिल कभी टूटा ही नहीं था। जिन दो लोगों से मैं इतना प्यार करती हूँ, उनके लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। एक तरफ मेरी सहेली और दूसरी तरफ मेरा प्यार, मैं इन दोनों के बीच में कभी नहीं आऊंगी। पूरी रात वामिका और विनय साथ में प्यार भरी बातें करते रहे। उन्होंने एक बार भी अर्पिता से बात नहीं की। सुधीर ने उस रात अर्पिता को बहुत संभाला और अगली सुबह वो लोग वापस महल पहुंच गए। उसी दिन राजकुमार ने सबके सामने वामिका के आगे शादी का प्रस्ताव रखा। वहाँ पर वामिका के माता पिता के साथ साथ अर्पिता के माता पिता भी मौजूद थे। मैं सच्चे दिल से वादा करता हूँ वामिका कि मैं हमेशा तुमसे ही प्यार करूँगा। तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। मैं तुम्हारा इतना ख्याल रखूंगा जितना एक माली अपने फूलों का रखता है, और वो भी बहुत प्यार से। तभी अर्पिता के पिता यानी कि वहाँ के राजा विनय से कहते हैं, वामिका भी हमारी बेटी की तरह है। हम सच में बहुत खुशनसीब हैं कि हमारे अलावा कोई और भी है जो वामिका से इतना प्यार करता है। हमारा आशीर्वाद तुम दोनों के साथ है। ये सब देख अर्पिता बहुत उदास हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपना दर्द अपने अंदर छुपाकर अपनी दोस्त के पास जाती है और कहती है, ओह वामिका, मेरी दोस्त, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। इतना कहकर अर्पिता वहाँ से अपने कक्ष में चली जाती है और बैठकर खूब रोती है। तभी वहाँ पर अर्पिता की माँ आती है और कहती है, क्या हुआ मेरी गुड़िया रानी को? मैं जानती हूँ तू इसलिए उदास है ना, क्योंकि अब तेरी दोस्त तुझसे अलग होने वाली है, लेकिन ये एक न एक दिन तो होना ही था। इस कड़वी सच्चाई को तुम्हें अपनाना ही होगा बेटा। अर्पिता अपने माँ के गले से लिपट जाती है और फिर अपने आंसू पोंछकर कहती है, माँ, आज रात हमें महल में जश्न रखना चाहिए। आज इतनी खुशी का दिन है। आप आज रात महल के जश्न की घोषणा करवा दीजिए। मुझे भी बहुत सारी तैयारियाँ करनी है। अर्पिता के कहने पर शाम को महल में एक भव्य जश्न रखा गया,
जहाँ पर राजा और रानी ने वामिका के मम्मी पापा के साथ मिलकर सभी लोगों के सामने वामिका और विनय की शादी की घोषणा की। अर्पिता भी उनके लिए बहुत खूबसूरत तोहफा लेकर आई थी। ये तोहफा तुम्हारे लिए है वामिका। अब मेरी दोस्त सिर्फ मेरी दोस्त नहीं रही, अब ये किसी और की भी साथी बन चुकी है। इसमें क्या है अर्पिता? इसमें तुम्हारे मन पसंदीदा रंग का सुनहरा लहंगा है और साथ में एक बहुत खूबसूरत और बेशकीमती लिपस्टिक है। ये दोनों चीजें तुम्हें हमेशा मेरी याद दिलाएंगी। ओह, तुम बहुत अच्छी हो मेरी दोस्त। मैं अपनी शादी में यही वाला सुनहरा लहंगा पहनूंगी और ये दोनों चीजें मुझे हमेशा तुम्हारी याद दिलाएंगी। इस तरह वो रात भी बीत गई। अगले ही दिन ना जाने क्यों विनय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हकीम और वैद्य को बुलाया गया तो उन्होंने कहा विनय चंद समय का मेहमान है। ये सब सुन वामिका और अर्पिता दोनों का हृदय कांप उठा। वामिका उसके समक्ष जाकर उसका ध्यान रखने लगी। अर्पिता भी ऐसा करना चाहती थी, लेकिन उसके पास इसका हक नहीं था। वहाँ एकदम से दुख का माहौल हो गया। तभी एक हकीम ने कहा कि राज्य से 200 मील दूर जंगल में एक बुढ़िया रहती है, वहाँ जाकर इस बारे में बताया जाए तो विनय की बीमारी का तोड़ वहाँ मिल सकता है। हकीम की ये बातें सुनते ही अर्पिता तुरंत वहाँ जाने को तैयार हो गई। मैं जाऊंगी वहाँ, मैं लेकर आऊंगी राजकुमार विनय के लिए दवाई। नहीं अर्पिता, हमारे पास बहुत कम समय है, तुम यहीं रहो, मैं जल्दी वहाँ से दवाइयाँ ले आऊंगी। तुम्हें अपनी बचपन की सहेली पर भरोसा नहीं है क्या वामिका? तुम मुझ पर भरोसा करो, मैं ले आऊंगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन हो। अभी विनय को तुम्हारी बहुत जरूरत है, तुम्हें उसके पास रहना चाहिए। लेकिन वहाँ पर तुम्हारे जान को खतरा भी हो सकता है अर्पिता, तुम साथ में किसी को लेती जाओ। अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं अपने साथ सुधीर को ले जाऊंगी। उसके बाद सभी ने मिलकर अर्पिता और सुधीर को वहाँ जाने के लिए विदा किया। वो लोग चलते जा रहे थे। उनके घोड़े ने बहुत तेज गति पकड़ी हुई थी। इस कार्य में राजकुमारी अर्पिता का साथ देने के लिए सुधीर बहुत खुश था, लेकिन अर्पिता अपने गम में इतनी डूबी हुई थी कि उसने सुधीर की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जल्द ही उन्होंने बहुत सारी दूरी तय कर ली। अंत में वो लोग जंगल तक पहुँचने ही वाले थे कि उन्हें एक नदी दिखाई दी। उस नदी को पार करना उनके लिए बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसमें बहुत सारे भूखे मगरमच्छ नजर आ रहे थे। राजकुमारी, आप यहीं मेरा इंतजार कीजिए, मैं आगे जाकर राजकुमार विनय के लिए दवाई लेकर आता हूँ। नहीं सुधीर, ये मेरा कार्य है और इसे मैं ही पूरा करूँगी। क्रोध में कोई भी फैसला लेना गलत होता है राजकुमारी, आप शांत मन से सोचिए। यदि आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे रहूँगा? क्या कहा तुमने? यदि मुझे कुछ हो गया तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? भगवान के लिए ऐसी बातें अपने मुख से ना निकालिए राजकुमारी। आपके प्रति मेरा प्यार बहुत सच्चा है। मैंने आपको इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैं आपके काबिल नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। सुधीर की ये बातें सुन अर्पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो अपने आंसू पोंछकर कहती है, फिलहाल हमें राजकुमार विनय की दवाइयों के बारे में सोचना चाहिए सुधीर। तुम यहीं मेरा इंतजार करना जब तक मैं वापस लौट कर नहीं आ जाती। इतना कहकर अर्पिता अपना घोड़ा वहीं छोड़ देती है और नदी में तैरने लगती है। जैसे ही वो नदी में जाती है, उसके अंदर से एक दिव्य शक्ति निकलती है और इस दिव्य शक्ति की वजह से एक भी मगरमच्छ उसके आसपास नहीं आता और वो बड़ी आसानी से नदी पार कर लेती है। तभी उसे एक हवेली दिखाई देती है। जब वो उस हवेली के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर एक बहुत ही बुजुर्ग महिला दिखाई देती है। तुम आ गई बेटी, मुझे इस बात का अंदाजा लग गया था कि तुम आने वाली हो। लेकिन वो कैसे दादी माँ? तुम्हारे रास्ते में जो एक नदी पड़ी थी वो मायावी नदी है। वो नदी मेरे द्वारा बनाई गई है। उस नदी में सच्चे दिल का इंसान ही प्रवेश कर सकता है। यदि तुम्हारे दिल में खोट होता तो तुम उस नदी में प्रवेश करते ही जलकर भस्म हो जाती। तुमने जैसे ही उस नदी में प्रवेश किया, मुझे अंदाजा हो गया कि कोई यहाँ आने वाला है। कहो, तुम्हें क्या परेशानी है? अर्पिता उस बुजुर्ग महिला को सारी बात बता देती है। हाँ दादी माँ, ये बात सच है कि मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन मैं अपनी दोस्त से भी बहुत प्यार करती हूँ और मैं उन दोनों के आड़े नहीं आना चाहती। लेकिन फिर भी मुझे उसकी फिक्र है
इसलिए मैं उसके लिए इतनी दूर दवाइयाँ लेने आई हूँ। आप मेरी मदद करेंगी ना दादी माँ? मेरा तो काम ही मदद करने का है बेटी। रुको, मैं तुम्हें एक चीज देती हूँ। उसके बाद वो बूढ़ी औरत अपने संदूक से एक सुनहरे रंग का लहंगा और लिपस्टिक निकालती है और कहती है, तुमने इस सुनहरे लहंगे और लिपस्टिक को तो देखा ही होगा। ये वही लहंगा और लिपस्टिक है ना जो तुमने अपनी सहेली को तोहफे में दिया था? हाँ, ये है तो वही, लेकिन ये आपके पास कैसे आया? ये वो लहंगा और लिपस्टिक नहीं है बेटी। हाँ, ये सच है कि उसके तरह दिखता है। ये दोनों चीजें जादुई हैं। वैसे तो इन चीजों का राजकुमार विनय से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका लेना देना तुम्हारी सहेली वामिका से है। वो दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल से प्यार करते हैं, इसलिए वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यदि इस सुनहरे लहंगे को तुम्हारी सहेली पहनेगी और इस लिपस्टिक को लगाएगी और फिर उसके बाद राजकुमार के माथे को छुएगी तो वो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। तुम समझ गई ना? मैं समझ गई दादी माँ। वैसे मैं तुम्हें एक बात बता देना चाहती हूँ, तुम्हारा प्यार भी तुम्हें बहुत जल्द मिलने वाला है। अर्पिता दादी माँ का शुक्रिया अदा कर उनके द्वारा दिया गया जादुई सुनहरा लहंगा और लिपस्टिक लेकर वापस नदी के पास आ जाती है, जहाँ वो सुधीर को छोड़कर गई थी। उसे देखकर सुधीर बहुत खुश होता है। अर्पिता खुश होते हुए उसको गले से लगा लेती है। मैं इसका मतलब क्या समझूं राजकुमारी? आपने मेरा प्यार स्वीकार कर लिया है। हाँ सुधीर, मैंने ये महसूस किया कि जिस प्रकार से मैं राजकुमार विनय से प्यार करती हूँ, उस प्रकार तुम मुझसे करते हो। तुम्हारे दिल में भी मेरे लिए सच्चा प्यार है और मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती। इसके बाद वो दोनों खुशी खुशी महल तक पहुँचते हैं और अर्पिता वामिका को जादुई सुनहरे लहंगे और लिपस्टिक की बात बताती है। फिर वामिका वैसा ही करती है जैसे कि उस बुजुर्ग महिला ने कहा था। वो जादुई सुनहरा लहंगा पहनकर और लिपस्टिक लगाकर राजकुमार विनय के सर पर हाथ फेरती है। तभी एक चमत्कार होता है और राजकुमार विनय एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। पूरा महल इस खुशखबरी को सुनकर बहुत खुश होता है। इस खुशी में शाम को एक जश्न रखा जाता है, जहाँ पर राजकुमारी अर्पिता अपना और सुधीर का प्यार सबके सामने प्रकट करती है। सभी को अर्पिता के इस फैसले से बहुत खुशी होती है। कुछ ही दिनों में दोनों सहेलियों की शादी हो जाती है। उसके बाद राजकुमारी अर्पिता सुधीर के साथ उसी महल में रहने लगती है, परंतु वामिका राजकुमार विनय के साथ उसके राज्य चली जाती है और इस प्रकार वो दोनों सहेलियां अपना अपना प्यार पाकर खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगती है। जादुई हेयर बैंड की नदी। दूर किसी गांव में जूही और रूही नाम की दो सगी बहनें रहती थीं। जूही दिल की बहुत अच्छी थी, लेकिन जूही में एक कमी थी, उसके सर पर बाल नहीं थे। वहीं दूसरी ओर सुंदर होने के साथ लंबे घने बालों की वजह से रूही बहुत घमंडी स्वभाव की थी। रूही सीधे मुंह अपनी छोटी बहन जूही से बात तक नहीं करती थी। आस पड़ोस के लोग भी जूही का मजाक उड़ाया करते थे। इन सभी बातों से जूही अक्सर दुखी रहा करती थी। ये देख उनकी माँ सुमन भी बहुत परेशान रहती थी। एक दिन की बात है, रूही तैयार होकर स्कूल जा रही थी। तभी माँ सुमन बोली, रूही बेटा, आज से तुम अपनी छोटी बहन जूही को भी अपने साथ स्कूल ले जाना। मैंने जूही का एडमिशन तुम्हारे स्कूल में ही करवा दिया है। माँ, आपने इस टकली का एडमिशन मेरे स्कूल में क्यों करवाया? अगर स्कूल में मेरी सभी सहेलियों को पता चलेगा कि मेरी बहन गंजी है तो सब मेरा मजाक उड़ाएंगे, इसलिए मैं इसे अपने साथ स्कूल लेकर नहीं जाऊंगी। आप इसका एडमिशन किसी और स्कूल में करवा दो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? जूही तुम्हारी छोटी बहन है। अगर जूही बिटिया के सर पर बाल नहीं है तो इसमें इसकी क्या गलती? तुम्हें जूही को अपने साथ स्कूल लेकर जाना ही होगा। मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। माँ के बार बार कहने पर रूही जूही को अपने साथ स्कूल ले जाने के लिए तैयार हो गई। दोनों बहनें स्कूल की ओर जा रही थीं कि तभी रास्ते में रूही ने कहा, सुन टकली, तुझे मैं अपने साथ स्कूल तो ले जा रही हूँ, लेकिन वहाँ किसी को भी ये मत कहना कि तुम मेरी बहन हो, समझी? नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं नहीं चाहती तेरी वजह से मेरी कोई इंसल्ट हो। दीदी, ये आप कैसी बातें कर रही हो? मैं आपकी सगी बहन हूँ, फिर भी आप मुझसे सौतेला व्यवहार करती हो।
सिर्फ मेरे गंजे होने की वजह से कभी मुझसे आपने सीधे मुंह बात तक नहीं की। जितना कहा है उतना समझ ले, मुझसे फालतू बात करने की जरूरत नहीं। स्कूल आने वाला है, खबरदार अगर अपना मुंह खोला तो। जैसे ही वो दोनों स्कूल पहुंची, रूही की सहेलियां जूही को देखकर जोर जोर से हंसने लगीं। अरे देखो तो रूही के साथ कौन आ रहा है। आज पहली बार हमारे स्कूल में उजड़ा हुआ चमन आ रहा है। इसके सर पर तो एक भी बाल नहीं है। अरे यार रूही, ये तुम्हारे साथ कौन है? अरे ये, मैं इस टकली को नहीं जानती, पता नहीं कौन है। ओह अच्छा, वैसे इस टकली को देखकर लगता है ये हमारे स्कूल में न्यू एडमिशन है। खैर ये जो कोई भी हो, इसके गंजे सिर पर तबला बजाने का मन कर रहा है। चलो टीना और काजल इसके गंजे सिर पर तबला बजाते हैं, बहुत मजा आएगा। ये कहते हुए रूही की सहेलियां जूही के सर पर जोर जोर से मारने लगीं। तुम मेरे सर पर इस तरह क्यों मार रहे हो? मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे मत मारो, वरना मैं तुम सबकी शिकायत प्रिंसिपल से कर दूंगी। जूही की ये बात सुन रूही की सभी सहेलियां वहाँ से भाग गईं। फिर स्कूल की छुट्टी हो जाने के बाद रास्ते में घर की ओर जाते समय जूही ने रोते हुए रूही से कहा, दीदी आपकी सहेलियों ने मेरा कितना मजाक उड़ाया है, मुझे मारा भी, लेकिन आप चुपचाप खड़ी खड़ी तमाशा देख रही थी। उन्हें कुछ क्यों नहीं कहा, सिर्फ इसलिए कि आपकी मेरी वजह से इंसल्ट ना हो जाए। अगर कोई तेरा मजाक उड़ाए तो इसमें मैं क्या करूं? तू है इसी लायक। मैं बीच में आकर अपना इंसल्ट नहीं करवाना चाहती, समझी तू? दोनों बहनें रास्ते में बहस करते हुए जब घर पहुंची, तब उनकी माँ सुमन उनसे बोली, अरे तुम दोनों आ गई स्कूल से। शाम को दोनों अच्छे से तैयार हो जाना, हमें कमला आंटी के बेटे के बर्थडे पार्टी में जाना है। माँ, पर हमारे साथ इस उजड़ा चमन को ले जाना जरूरी है क्या? अगर हम इसे पार्टी में लेकर गए तो हमारी वहाँ बहुत इंसल्ट होगी। माँ, दीदी सही बोल रही हैं। मैं बर्थडे पार्टी में जाकर क्या करूँगी? वहाँ सभी मेरे गंजेपन का मजाक उड़ाएंगे। उन सब की बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगेगा, इसलिए मैं घर पर ही रहूँगी। आप दोनों पार्टी में चले जाओ। अरे वाह, मुझे लगा तेरे टकले सन में दिमाग नहीं होगा, पर तूने आज बड़ी समझदारी की बात कही। अच्छा हुआ समय रहते तुझे अकल आ गई। रूही, तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आती। आखिर जूही तुम्हारी छोटी बहन है, दुश्मन नहीं जो तुम उसे भला बुरा कहती रहती हो। रूही अपनी माँ की बात सुन गुस्से से अपने कमरे में चली गई। वहीं जूही बहुत उदास थी। वो कुछ देर के लिए घर से बाहर कुछ दूरी पर एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। भगवान जी, मेरे सर पर बाल क्यों नहीं है? मेरे गंजे होने की वजह से सभी मेरा कितना मजाक उड़ाते हैं। कोई मुझसे दोस्ती भी नहीं करना चाहता, ना ही मैं किसी पार्टी या किसी फंक्शन में जा सकती हूँ। क्या मैं सारी जिंदगी अकेले ही बिताऊंगी? क्या मेरा सभी इसी तरह मजाक उड़ाते रहेंगे? क्या मुझे खुश रहने का हक नहीं है? ये कहते हुए जूही रोई जा रही थी कि तभी जूही को किसी की आवाज सुनाई दी। बेटी रो मत, चुप हो जाओ। आवाज सुन जूही यहाँ वहाँ देखने लगी, पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अरे यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा, फिर ये आवाज कहाँ से आ रही है? तभी जूही को फिर से एक आवाज सुनाई दी। मैं पेड़ बोल रहा हूँ। भला पेड़ कैसे बोल सकता है? क्योंकि मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अच्छा ये बताओ, तुम रो क्यों रही थी? पेड़ के पूछने पर जूही ने उसे अपनी आप बीती सुनाई। सारी बात सुनकर पेड़ ने जूही से कहा, तुम्हारी इस समस्या का समाधान है मेरे पास। यहाँ से दूर जंगल में एक जादुई हेयरबैंड की नदी है, तुम वहाँ जाओ। जादुई हेयरबैंड की नदी तुम्हारी मदद अवश्य करेगी, लेकिन तुम्हें शाम ढलने से पहले वहाँ पहुँचना होगा। जादुई नदी अपना जादुई हेयरबैंड सिर्फ नेक और अच्छे इंसान को देती है। तुम्हें इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। जादुई पेड़ की बात सुन जूही मन ही मन बहुत खुश हुई और पेड़ का धन्यवाद कर जंगल की ओर जाने लगी। जंगल में कुछ दूर चलकर रास्ते में जूही को एक बूढ़ी औरत मिली। वो जूही से बोली, बेटी, क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो?
तुम मुझे कुछ सूखी लकड़ियाँ लाकर दे सकती हो? खाना बनाने के लिए घर पर लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। हाँ क्यों नहीं अम्मा, आप बस यहीं 5 मिनट रुकिए, मैं अभी आपके लिए सूखी लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। इतना कहकर जूही जंगल में सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगी। कुछ ही देर में जूही ढेर सारी लकड़ियाँ लाकर बूढ़ी अम्मा को देते हुए बोली, ये लीजिए अम्मा आपकी सूखी लकड़ियाँ, अब आप घर जाकर खाना बना लीजिए। पर बेटी, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं इतनी सारी लकड़ियाँ नहीं ले जा पाऊंगी। क्या तुम इन सारी लकड़ियों को मेरे घर पहुँचा सकती हो? ठीक है अम्मा, चलिए। ये कहते हुए जूही ने लकड़ियों का गट्ठर सर पर उठाया और बूढ़ी अम्मा के साथ उनके घर की ओर चल पड़ी। ऐसे ही काफी समय बीत गया, शाम होने ही वाली थी। अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ, आप अपना ख्याल रखना। ठीक है बेटी, भगवान तुम्हारा भला करे। बूढ़ी अम्मा से विदा लेकर जूही दौड़ते हुए नदी की ओर जाने लगी। शाम होने वाली है, मुझे जल्दी से नदी के पास पहुंचना होगा। ये कहते हुए जूही नदी की ओर जा रही थी। तभी अचानक उसे रास्ते में एक घायल खरगोश मिला, जिसे देख जूही के बढ़ते हुए कदम अचानक रुक गए। वो फौरन घायल खरगोश के पास गई। ओह, कितना प्यारा खरगोश है, लेकिन इसके पैरों में तो चोट लगी है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। जूही ने फटाफट से आसपास लगे पेड़ पौधों में से जड़ी बूटियों का लेप बनाया और उन्हें घायल खरगोश के जख्मों पर लगाया। प्यारे खरगोश, अब तुम जल्दी ठीक हो जाओगे। जूही के इतना कहते ही खरगोश फुदकते हुए झाड़ियों की ओर जाने लगा और जूही की आंखों से ओझल हो गया। अरे, खरगोश कहाँ गया? लगता है लेप लगाने से उसे दर्द से राहत मिल गई है। चलो अच्छा है, अब मुझे भी जल्दी से बिना समय गवाए नदी की ओर चलना चाहिए। जूही जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए नदी की ओर पहुंच तो गई, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। ओह, मैंने आने में देर कर दी, अब जादुई नदी मेरी मदद नहीं करेगी। ये कहकर जूही रोने लगी। तभी अचानक नदी में से आवाज आई। चुप हो जाओ जूही, आखिरकार तुम आ गई। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी। अरे, ये आवाज कहाँ से आ रही है? यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। मैं जादुई हेयर बैंड की नदी बोल रही हूँ। तुम कितनी अच्छी और नेक लड़की हो। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी और तुम उन सभी परीक्षाओं में पास हो गई। मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर दूंगी, इसलिए मैं तुम्हें एक जादुई हेयर बैंड दे रही हूँ, जिससे तुम्हारे गंजेपन की सारी समस्या दूर हो जाएगी और तुम बहुत खूबसूरत दिखने लगोगी। ये कहते हुए जादुई हेयर बैंड की नदी ने एक हेयर बैंड प्रकट किया और जूही को देते हुए बोली, ये लो, इस हेयर बैंड को जल्दी से पहन लो, फिर देखना इसका चमत्कार। जूही ने जैसे ही हेयर बैंड को सर पर पहना, उसके सर पर बहुत ही सुंदर और घने बाल आ गए। जूही अपने बालों को देखकर खुशी से झूम उठी और जादुई नदी का धन्यवाद कर खुशी खुशी घर वापस लौट आई। जूही के सुंदर और घने बाल देखकर माँ सुमन और बहन रूही दोनों हैरान हो गईं। तभी रूही ने हंसते हुए बोला, अरे, तू ये विग कहाँ से लेकर आई है? जरा संभाल कर रखना इन्हें, कहीं हवा का झोंका उड़ा न ले जाए। दीदी, ये विग नहीं है, ये मेरे असली बाल हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम झूठ बोल रही हो। तब जंगल में घटित सारी घटना जूही ने उन्हें बताया, जिसे सुनकर जूही की माँ सुमन बहुत खुश हुई, लेकिन रूही मन ही मन जलने लगी। मुझसे ज्यादा सुंदर बाल किसी के नहीं हो सकते, इस टकली के भी नहीं। मैं कल जाकर जादुई हेयर बैंड की नदी से अपने लिए एक जादुई हेयर बैंड लेकर आऊंगी। ऐसा सोचकर अगली सुबह रूही जंगल की ओर चल पड़ी। रूही को भी रास्ते में वही बूढ़ी औरत और घायल खरगोश मिला, लेकिन रूही ने किसी की मदद नहीं की और उन्हें अनदेखा कर जादुई नदी की तरफ जाने लगी और कुछ ही पल में जादुई नदी के पास पहुंच गई। आखिरकार मैं जादुई हेयर बैंड की नदी के पास पहुंच ही गई। सुन जादुई नदी, मुझे फौरन एक जादुई हेयर बैंड दे दो। लेकिन जादुई हेयर बैंड की नदी से एक भी हेयर बैंड प्रकट नहीं होता। ये देख रूही को बहुत गुस्सा आया।
सुन नदी, मुझे जल्दी से हेयर बैंड दे दे, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं नदी में आग लगा दूंगी। तभी जादुई नदी में से आवाज आई, नहीं नहीं, ऐसा मत करना। तुम्हें मुझसे जादुई हेयर बैंड चाहिए ना? रुको, मैं अभी देती हूँ। इतना कहकर जादुई नदी ने रूही को एक जादुई हेयर बैंड दिया। रूही ने जैसे ही जादुई हेयर बैंड को पहना, उसके सर के सारे बाल गायब हो गए और वो गंजी हो गई। ये देखकर रूही को बहुत गुस्सा आया और वो नदी पर पत्थर फेंकने लगी। तभी नदी में से आग निकलने लगी, जिसे देखकर रूही घबरा गई। मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अगर जान प्यारी है तो यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगी, समझी तुम? नदी की बात सुन रूही रोते हुए जब घर पहुँची तो जूही रूही की ऐसी हालत देख हैरान होते हुए बोली, अरे दीदी, आपके बालों को क्या हो गया? रोते हुए रूही ने जूही को अपनी आप बीती सुनाई। उसके बाद जूही रूही को लेकर जादुई नदी के पास पहुंची और माफी मांगते हुए बोली, हे जादुई नदी, प्लीज मेरी दीदी को माफ कर दो। उनकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, उनके बाल फिर से ला दो। जूही के विनती करने पर जादुई नदी ने रूही के बाल फिर से लौटा दिए। ये देख रूही को अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर उसने अपनी छोटी बहन जूही से माफी मांगते हुए बोला, मेरी प्यारी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तुझे कभी भी अपनी बहन नहीं माना, लेकिन तुमने हमेशा मुझे अपनी बड़ी बहन मानकर मेरा सम्मान किया। ये कहते हुए रूही ने जूही को गले से लगा लिया। उस दिन के बाद से दोनों बहनें खुशी खुशी मिलजुल कर एक साथ रहने लगीं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।